मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग। कुमार बिमलेश पांडे, मोनिका कुमारी, अरशद गोयल, कुमार बिमलेश पांडे, श्रेया सिंह, सोनम नायक। मैं सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं। नोट्स ऐप पे अवेलेबल है कुमार बिमलेश। नोट्स ऐप पे अवेलेबल है। आप अपने मोबाइल के हमारे अभी तक बिमलेश कुमार हमने अपने जो लैपटॉप वाला ऐप है उसको ऑफिशियली जारी नहीं किया है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम फंसा हुआ है, कुछ दिक्कतें आ गई है। लेकिन वो बच्चे क्लास कर रहे हैं और उसमें आप क्लास कर सकते हैं। अब उसमें ऑफिशियली जारी हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें जो प्रॉब्लम है उस पे आप नोट्स डाउनलोड नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी सब चीज है। बाकी जो हमारी इस ऐप पे सुविधा है वो सारी सुविधाएं उस पे है, नोट्स डाउनलोड करने के अलावा। तो आपके लिए बेटर है कि आप लोग आराम से उस पर क्लास कीजिए और मोबाइल पे हमारा ऐप डाउनलोड करके, इंस्टॉल करके उस पे आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। तो मोबाइल पे नोट्स डाउनलोड कर लिया, उससे फिर ट्रांसफर कर दिया अपने लैपटॉप पे क्लास कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका भी यही उपाय है। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है बच्चा? चलिए, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अश्वनी सिंह, अश्वनी सिंह, अजीत सिंह। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी आपके जस्ट पहले वाला क्लास थोड़ा सा लेट खींच गया, जिसके चलते मैं लेट हो गया, सॉरी। आगे से नहीं होगा। पीछे के क्लास में हम लोगों ने पार्सल्स को कंप्लीट कर दिया है। जहां तक मैं समझता हूं, पार्सल्स का जो लास्ट टॉपिक था हम लोगों का, प्रतिमान चर की संकल्पना, हो गया था या नहीं हुआ था? आप एक बार लिख के बताओ जल्दी से। पैटर्न वेरिएबल हुआ था या नहीं हुआ था? हम लोग पैटर्न वेरिएबल में कहां थे बच्चा? पैटर्न वेरिएबल कंप्लीट हुआ था या नहीं? प्रतिमान परिवर्त्य टॉपिक कंप्लीट हुआ था या नहीं? टाइप ऑफ पैटर्न वेरिएबल से स्टार्ट करना है सर। अरे बाप, टाइप ऑफ पैटर्न वेरिएबल हम लोगों का नहीं हुआ है। यस, अरे बाप, हम समझ रहे थे कि हो गया। प्रतिमान चर पैटर्न वेरिएबल आपका टॉपिक था, याद है? पैटर्न वेरिएबल, प्रतिमान चर, इसमें इतने डायमेंशन है: पृष्ठभूमि, उद्देश्य, पार्सन्स का विचार, आलोचना, मूल्यांकन और निष्कर्ष। पार्सन्स के विचारों में प्रतिमान चर का अर्थ, प्रतिमान चर के प्रकार और प्रतिमान चर के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या। पृष्ठभूमि और उद्देश्य, पृष्ठभूमि और उद्देश्य, पहला है पृष्ठभूमि, समृद्ध अमेरिकी समाज, आदर्शवाद, मैक्स वेबर, प्रत्यक्षवाद, दुर्कीम। पार्सन्स के अध्ययन का उद्देश्य पढ़ चुके हैं हम लोग। सामाजिक क्रिया के बारे में एक समन्वित सिद्धांत प्रस्तुत करना, कर्ता और संरचना के मध्य संबंध के द्वैतवाद को पाटने का प्रयास करना, प्रतिमान चर के बारे में पार्सन्स का विचार। प्रतिमान चर का अर्थ सामाजिक क्रिया के प्रकार, सामाजिक मूल्यों के प्रकार, सामाजिक प्रतिमानों के प्रकार।
टाइप ऑफ वैल्यू पैटर्न जो कर्ता के समक्ष विकल्प के रूप में उपस्थित होते हैं और जो विकल्प के रूप में उपस्थित होते हैं और कर्ता स्वैच्छिक रूप से इन विकल्पों में से किसी एक का चयन करके, मतलब इन मूल्यों में से किसी एक का चयन करके अपनी क्रिया को संपादित करता है। इसी को प्रतिमान चर की संज्ञा दी जाती है। पार्सन्स ने कहा कि व्यक्ति समाज के मूल्यों और नियमों के अनुसार व्यवहार करता है, दुर्खिम की तरह। पार्सन्स भी इस बात से सहमत है। पार्सन्स भी व्यक्ति और समाज के मध्य संबंधों को बैलेंस करने चले थे, लेकिन समाज की तरफ झुके हैं और फाइनली कहते हैं कि व्यक्ति समाज के मूल्यों और मानदंडों के अनुसार ही व्यवहार करता है। लेकिन व्यक्ति और समाज के मध्य संबंध निश्चित फिक्स प्राकृतिक घटनाओं की तरह नहीं होते। व्यक्ति और समाज के इन नियमों के मध्य संबंध फिक्स नहीं होता है, बल्कि समाज के मूल्य नियम व्यक्ति के समक्ष वैकल्पिक जोड़े के रूप में उपस्थित होते हैं। व्यक्ति जब क्रिया करने के लिए आगे बढ़ता है तो सामाजिक मूल्य प्रतिमान व्यक्ति के समक्ष वैकल्पिक जोड़े के रूप में उपस्थित होते हैं। इन विकल्पों में से, मूल्यों के विकल्प में से, प्रतिमानों के विकल्प में से किसी एक का चयन करके व्यवहार करने के लिए कर्ता स्वतंत्र होता है। ये कर्ता की स्वतंत्रता है। एकदम मशीन के यंत्र की तरह ये मूल्यों का, नियमों का, समाज का दास, गुलाम नहीं होता है। कर्ता भी स्वतंत्र है। कर्ता एक विवेकशील प्राणी है। वो सोचता है, विचार करता है, तब क्रिया करता है। विचार करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन विचार इन मूल्यों से बियॉन्ड जाकर नहीं, इन मूल्यों के संदर्भ में ही उसकी विचार की स्वतंत्रता है। पार्सन्स का इस स्वैच्छिक क्रिया सिद्धांत में स्वेच्छा को इतना ही महत्व देता है पार्सन्स कि व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी क्रिया को संपादित करता है, लेकिन स्वेच्छा समाज के मूल्यों और मानदंडों के दायरे में होती है। स्वेच्छा से इन मूल्यों और नियमों का चयन करता है और अपनी क्रियाओं का को संपादित करता है, लेकिन क्रिया इन मूल्यों के अनुसार ही करता है। विकल्प के रूप में विद्यमान होते हैं और कर्ता स्वैच्छिक रूप से इनका चयन करके, इन मूल्यों, नियमों, प्रतिमानों का चयन करके अपनी क्रिया को संपादित करता है। पार्सन्स ने इसी संदर्भ में प्रतिमान चर के या मूल्यों के 10 प्रकारों की चर्चा की और इसको 5 जुड़ों में रखा। पहला है स्वहित बनाम सामूहिक हित। क्रिया करते समय कर्ता के समक्ष हितों के विस्तार के संदर्भ में, आई रिपीट, हितों के विस्तार के संदर्भ में 2 तरह के मूल्य उपस्थित होते हैं। स्वहित को केंद्र में रख करके कर्ता क्रिया करे या सामूहिक हित को केंद्र में रख करके कर्ता क्रिया करे। स्वहित को केंद्र में रख करके कर्ता क्रिया करे या सामूहिक हित को केंद्र में रख करके कर्ता क्रिया करे। कर्ता स्वतंत्रता पूर्वक इनमें से किसी एक का चयन करता है और स्वहित को केंद्र में रख करके क्रिया कर सकता है या सामूहिक हित को केंद्र में रख करके क्रिया कर सकता है। एक स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक या कोई भी कर्मचारी या कोई व्यक्ति, स्कूल में जब आग लगती है तो वो पहले अपने बेटे को बचाने का प्रयास कर सकता है, बाद में बाकी को या सभी छात्रों को बचाने के लिए प्रयास कर सकता है। स्वहित या सामूहिक हित, आप अपने हित को केंद्र में रख करके अपनी क्रियाओं का संपादन कर सकते हो या समाज के भला के लिए भी काम कर सकते हो। मदर टेरेसा समाज के भला के लिए काम करे, ये कोई बाध्यता नहीं है उन पर। आप भी चाहो तो कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है कि आप अपना बाल बच्चा, परिवार की तरफ देख रहे हो। आप चाहो तो समाज की तरफ भी देख सकते हो। ये स्वैच्छिक, यहां तक स्वैच्छिक है, लेकिन दोनों समाज के मूल्य, दोनों समाज के प्रतिमान, दोनों समाज के नियम ही है जिनके अनुसार आप व्यवहार करते हो। सार्वभौमिक बनाम विशिष्ट। कर्ता क्रिया करते समय
सार्वभौमिक मूल्यों के अनुसार क्रिया कर सकता है या विशिष्ट मूल्यों के अनुसार? एक जज की कुर्सी पर बैठा है और कटघरे में उसका बेटा खड़ा है। वो विशिष्ट मूल्य कि सदैव पिता को अपने पुत्र की रक्षा करनी चाहिए को केंद्र में रख करके अपनी क्रियाओं को संपादित कर सकता है और अपने बेटा को बरी कर सकता है, या सार्वभौमिक मूल्य कि एक जज को हमेशा न्याय करना चाहिए को केंद्र में रख करके क्रिया कर सकता है और अपने बेटा को सजा दे सकता है। दोनों सामाजिक मूल्य हैं, दोनों सामाजिक अपेक्षाएं हैं, हमेशा ध्यान रखना। यह बात अलग है कि किसी एक पर करोगे तो समाज नाराज होगा, क्योंकि समाज में दोनों बातें हैं। अगर आप अपने बेटे को सजा दे देते हो, बेटे को फांसी पर चढ़ा देते हो, तो भी समाज गाली देगा कि बाप है कि कसाई, बड़ा न्याय करने चला था, कितना निर्दयी बाप है, अपने बेटे को फांसी पर चढ़ा दिया। कोई दूसरा कहेगा कि अरे इसका पैदा हुआ नहीं होगा, इसकी पत्नी किसी और से चक्कर होगा, उसका पैदा हुआ होगा, इसलिए अपने बेटे को फांसी पर चढ़ा दिया। कोई बाप अपने बेटे को फांसी पर चढ़ाता है? बड़ा जज बना फिर रहा है, समाज रिएक्शन देगा। क्योंकि एक पिता के मूल्यों के संदर्भ में, एक विशिष्ट मूल्यों के संदर्भ में समाज ने अपेक्षा रखी थी कि आप अपने बेटे की रक्षा करोगे, पिता को अपने पुत्र की रक्षा सदैव करनी चाहिए। और यदि आप अपने बेटे को बरी कर देते हो तो भी ये समाज के मूल्य आदर्श अपेक्षा के अनुरूप है, सार्वभौमिक मूल्यों के अनुरूप, विशिष्ट मूल्यों के अनुरूप व्यवहार है। लेकिन फिर भी समाज नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपने सार्वभौमिक मूल्यों का उल्लंघन कर दिया। कहेगा कि बाप रे बाप, देखो कैसा जज है, अपना बेटा था तो बचा लिया, दूसरे का होता तो फांसी पर चढ़ा देता। भाई भतीजावाद खत्म नहीं होगा, कितना गलत है ये भी। यहां पर कर्ता स्वतंत्र होता है, पार्सन्स कहते हैं। यूनिवर्सलिज्म, पार्टिकुलरिज्म, एक पक्षीय बनाम बहुपक्षीय, मैं चर्चा एक बार कर चुका हूं जहां तक मुझे याद आ रहा है। स्पेसिटी एंड डिफ्यूजनिस, क्रिया करते समय कर्ता द्वारा ऑब्जेक्ट में रुचि के संदर्भ में, कि ऑब्जेक्ट में हम कितना रुचि लें, इस संदर्भ में हमारे सामने दो तरह के व्यवहार के तरीकों, प्रतिमानों का विकल्प विद्यमान होता है। दो तरह के प्रतिमानों का विकल्प विद्यमान होता है। या तो हम ऑब्जेक्ट के समग्र पक्ष में रुचि लेकर क्रिया करें, मां अपने बेटे के समग्र पक्ष में रुचि लेकर के क्रिया करती है, या फिर हम उसके एक पक्ष में रुचि लेकर क्रिया करें। जैसे डॉक्टर पेशेंट के केवल एक पक्ष में रुचि लेता है, बाकी पक्षों में उसको कोई रुचि नहीं होती। आपके कितने पत्नी है, बच्चे हैं, कैसा है, डैश 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 नहीं पूछता है। वो तो रोग के बारे में जानता है। एक वकील अपने मुवक्किल के केवल केस के बारे में जानता है, वो एक पक्ष में रुचि लेकर के क्रिया कर सकता है। एक दुकानदार ग्राहक के केवल एक पक्ष में रुचि लेकर के क्रिया करता है। मां अपने बेटे के प्रति, बेटा अपने मां बाप के प्रति, पति पत्नी के प्रति, पत्नी पति, समग्र पक्ष में रुचि लेकर के क्रिया कर सकती करती है। तो कर्ता जब क्रिया करने जाता है तो ऑब्जेक्ट में रुचि के संदर्भ में व्यवहार के तरीकों का, प्रतिमानों का दो विकल्प विद्यमान होता है, एक पक्षीय और बहुपक्षीय। और यहां स्वैच्छिक रूप से कर्ता इनमें से किसी एक का चयन करके अपनी क्रियाओं को संपादित करता है, उसकी मर्जी। इसके बाद चौथा, अर्जित बनाम प्रदत्त। ऑब्जेक्ट के अर्जित गुणों और प्रदत्त गुणों के संदर्भ में व्यवहार के दो तरीके या दो प्रतिमान कर्ता के समक्ष विकल्प के रूप में होते हैं। और कर्ता की मर्जी है कि वह ऑब्जेक्ट के अर्जित गुणों के आधार पर क्रिया करे या ऑब्जेक्ट के प्रदत्त गुणों के आधार पर क्रिया करे। मैं अपने क्लास में पढ़ा रहा हूं, क्लास में हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्लास में जो ब्राह्मण छात्र हैं उनको विशेष फोकस करके उनको पढ़ाने का प्रयास करूं, या क्लास में जो योग्य छात्र हैं, जो आईएएस बन सकते हैं, उसको फोकस करके पढ़ाने का प्रयास करूं। प्रदत्त गुणों को केंद्र में रख करके व्यवहार करूं या अर्जित गुणों को केंद्र में रख करके व्यवहार करूं। यहां व्यवहार के तरीके के संदर्भ में, व्यवहार प्रतिमानों के संदर्भ में, प्रतिमानों के संदर्भ में हमारे सामने दो विकल्प हैं, और इन दोनों में से किसी एक का चयन करने के लिए मैं स्वतंत्र हूं, स्वेच्छा से इनका चयन करता हूं और अपनी क्रियाओं का संपादन करता हूं। और पांचवा है इमोशन के संदर्भ में। जब मैं क्रिया करने जाता हूं, कर्ता क्रिया करने जाता है, तो इमोशन के संदर्भ में उसके सामने दो विकल्प होता है। वो अपने इमोशन को केंद्र में रख करके क्रिया करे या अपने इमोशन से तटस्थ होकर के क्रिया करे। माँ बाप अपने बच्चों से इमोशन को केंद्र में रख करके क्रिया करते हैं, बच्चे माँ बाप से इमोशन को साथ क्रिया करते हैं, पति पत्नी, दो दोस्त, जय बीरू। लेकिन एक दुकानदार ग्राहक से, ग्राहक दुकानदार से
अधिकारी कर्मचारी अपने कर्मचारियों से, अधीनस्थ कर्मचारियों से बहुत से जगहों पर भावनात्मक रूप से तटस्थ होकर के क्रिया करते हैं। वो कर सकते हैं इमोशनली, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन यहां पर वो अपने इमोशन से न्यूट्रल होकर के क्रिया करेंगे या इमोशन के साथ क्रिया करेंगे, ये उनकी मर्जी, ये उनकी मर्जी। क्रिया करने के दोनों तरीके उनके सामने विद्यमान है। इसलिए आप देखोगे कई डॉक्टर इमोशन के साथ क्रिया करने लगते हैं, कई डॉक्टर भावात्मक रूप से तटस्थ नहीं होते हैं, वो इमोशनली जुड़ जाते हैं पेशेंट से, अपने घर से तो दवा भी दे देते हैं कई लोग, ये उनकी मर्जी। यहां अगर इमोशनली जुड़ जाएंगे पेशेंट से तो ऐसा नहीं कि वो कहा जाएगा कि समाज विरुद्ध व्यवहार है, नहीं, व्यवहार के प्रतिमानों के दोनों विकल्प उनके सामने हैं और स्वैच्छिक रूप से इनमें से किसी एक का वो चयन करते हैं और अपने क्रिया को संपादित करते हैं। इस तरह से व्यवहार प्रतिमानों के, मूल्यों के, तरीकों के, यहां पर पार्सन्स ने मूल्य मानदंड, हम लोगों ने पीछे पढ़ा ना कि इन्होंने मूल्य और मानदंड को अलग करके नहीं देखा, बड़ा इंटीग्रेट करके व्यवहार संकल्पनाओं को रखा है। तो मूल्यों और मानदंडों, व्यवहार प्रतिमानों के 10 प्रकार बताए हैं और पार्सन्स कहते हैं कि कर्ता क्रिया करता है तो इन्हीं मानदंडों और मूल्यों के अनुरूप ही क्रिया करता है, लेकिन इन मानदंडों और मूल्यों के साथ कर्ता का क्रिया का संबंध निश्चित नहीं होता, बल्कि यहां पर ये मूल्य या मानदंड या प्रतिमान कर्ता के समक्ष वैकल्पिक जोड़े के रूप में होते हैं, जिनमें से किसी एक का चयन करके वो अपनी क्रियाओं को संपादित करता है, लेकिन क्रिया करता है समाज के नियमों के अनुरूप ही। पार्सन्स का यही है प्रतिमान परिवर्त, पैटर्न, वेरिएबल, जिसके माध्यम से कर्ता और समाज के मध्य संबंधों का विश्लेषण किया है और फाइनली किसकी तरफ झुक गया है, समाज की तरफ झुक गया है। अपने इस सिद्धांत के माध्यम से पार्सन्स कर्ता और समाज के बीच के संबंधों में जो द्वैतवाद था, मैक्स वेबर आदि कह रहे थे आदर्शवादी की कर्ता स्वैच्छिक रूप से क्रिया करता है, अपनी मर्जी से क्रिया करता है। दुखिम कहते थे कि कर्ता की अपनी मर्जी कुछ है ही नहीं, हो तो टस से मस नहीं होगा, वही करेगा जो समाज चाहेगा, वो समाज के नियमों के अनुरूप ही क्रिया करता है। पार्सन्स सोचे कि बैलेंस करे, लेकिन फाइनली वो दुर्खिम की तरफ झुक गए, समाज की तरफ झुक गए, प्रत्यक्षवाद की तरफ झुक गए और कहते हैं कि कर्ता हमेशा समाज के नियमों के अनुरूप ही क्रिया करता है, लेकिन कर्ता की अपनी मर्जी भी कुछ होती है, लेकिन अपनी मर्जी समाज के द्वारा सीमित की गई होती है, लिमिटेड होती है, उसको नियमों के अनुरूप ही क्रिया करना होता है। नियम है कि आपको वस्त्र पहनना चाहिए, आपकी मर्जी है कि आप टी शर्ट पहने, फुल पैंट पहने, फुल शर्ट पहने, हाफ शर्ट पहने, ये ही आपकी स्वतंत्रता है, बस इतनी ही आपकी स्वतंत्रता है, बाकी आगे आपकी मर्जी। समझ में आ रहा मेरी बात? यही है पार्सन्स का पैटर्न वेरिएबल का टाइप। इसके माध्यम से पार्सन्स कहते हैं कि समाज और सामाजिक व्यवस्थाओं का विश्लेषण किया जा सकता है, इसके माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण भी किया जा सकता है। जैसे स्वहित बनाम सामूहिक हित, तो स्वहित को केंद्र में रख करके अधिकांश क्रियाएं किस समाज में की जाती है, परंपरागत या आधुनिकता? आधुनिकता। सामूहिक हित को केंद्र में रख करके क्रियाएं कहां की जाती है? ज्यादातर परंपरागत समाजों में। यानी इस 10 व्यवहार प्रतिमान के जोड़े में से पहला जो 5 है, यह आधुनिक समाज की विशेषता को दर्शाता है और अंतिम 5 जो है वो परंपरागत समाज की केंद्रीय विशेषता को दर्शाता है। जैसे मैक्स वेबर कहते हैं कि लक्ष्य उन्मुख तार्किक क्रिया आधुनिक समाज की विशेषता है, मतलब आधुनिक समाज में बाकी क्रियाएं भी होती है, परंपरागत होती है, भावात्मक होती है, लेकिन लक्ष्य उन्मुख तार्किक क्रिया की प्रधानता होती है और मूल्य उन्मुख तार्किक क्रिया परंपरागत समाज की विशेषता है। वहां मूल्य उन्मुख तार्किक क्रिया की प्रधानता होती है और समाज क्या है, सामाजिक परिवर्तन क्या है, तो एक मूल्य उन्मुख तार्किक क्रिया की प्रधानता वाले समाज से एक लक्ष्य उन्मुख तार्किक क्रिया की प्रधानता वाले समाज में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। एक वर्क रेशनली टाइट सोसाइटी से ज्विक रेशनली टाइट सोसाइटी की दिशा में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है, मैक्स वेबर के अनुसार। अब यही बात आप पार्सन्स के विचारों में भी देख सकते हो कि एक सामूहिक हित, बहुपक्षीय विशिष्ट मूल्य, प्रदत्त और भावात्मकता,
सब बाद वाला बचा। ध्यान से देखो, सामूहिक हित ये वाला, सामूहिक हित, विशिष्ट मूल्य, बहुपक्षीय, प्रगत और भावात्मकता, ये सब परंपरागत समाज की विशेषता है। तो इन मूल्यों की प्रधानता वाले समाज से समाज किस दिशा में परिवर्तित हो रहा है? स्वहित, सार्वभौमिक मूल्य, एक पक्षीय, अर्जित और भावात्मक तटस्थता। आधुनिक समाजों में भावात्मक रूप से तटस्थ होकर आदमी व्यवहार करता है ज्यादातर। बहुत इमोशनल बिहेवियर आधुनिक समाज की विशेषता नहीं है, लेकिन परंपरागत समाज में इमोशनल बिहेवियर ज्यादा होता था। इमोशन को केंद्र में रख करके लोग क्रिया अंतःक्रिया करते थे। परंपरागत समाजों में प्रदत्त जन्म से जो परिस्थिति गुण होते थे उनको ज्यादा महत्व दिया जाता था। आप क्या है महत्वपूर्ण नहीं था, आपका खानदान क्या है, आपकी जाति क्या है, आपका धर्म, ये महत्वपूर्ण होता था। इसको केंद्र में रख करके व्यक्ति व्यक्ति से क्रिया करता था। आज आपका जाति, आपका धर्म बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। आप क्या है, आपकी अर्जित गुणों को ध्यान में रख करके क्रिया अंतःक्रिया किया जाता है। परंपरागत समाजों में सामूहिक हित को केंद्र में रख करके क्रिया अंतःक्रिया किया जाता था। खुद के लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। आधुनिक समाज में सिर्फ व्यक्तिवादिता बढ़ी है। सामूहिकता परंपरागत समाज की विशेषता है और व्यक्तिवादिता आधुनिक समाज की विशेषता है। अपने हित को केंद्र में रख करके हम पहले क्रिया करते हैं। परंपरागत समाज में विशिष्ट मूल्यों की प्रधानता थी, लेकिन तर्क बुद्धिवाद के विकास के साथ दुनिया में सार्वभौमिक मूल्यों की प्रधानता आई। इसलिए आधुनिक समाज में क्रिया अंतःक्रिया में सार्वभौमिक मूल्यों पर विशेष बल दिया जाता है, जबकि परंपरागत समाज में विशिष्ट मूल्यों की प्रधानता होती है। उसी तरह से परंपरागत समाज में बहुपक्षीय डिफ्यूजनिस्ट क्रिया करते समय कर्ता ऑब्जेक्ट के समग्र पक्षों में रुचि लेकर के क्रिया करता था। इतना प्रोफेशनल नहीं था, व्यक्तिवादी नहीं था कि केवल एक पक्ष में रुचि लेगा। लेकिन आधुनिक समाजों में ऑब्जेक्ट के केवल एक ही पक्ष में रुचि लेकर के क्रिया किया जाता है। समझ में आ रहा है? इसलिए हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन, पार्सन्स कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन जो है वो सामूहिक हित, विशिष्ट, बहुपक्षीय, प्रदत्त और भावात्मकता की प्रधानता वाले क्रियाकलापों से स्वहित, सार्वभौमिक मूल्य, एक पक्षीय, अर्जित और भावात्मक तटस्थता की प्रधानता वाले क्रियाकलापों की ओर परिवर्तित हुआ है, परिवर्तित होता है। इस तरह से इसी प्रतिमान चर के आधार पर पार्सन्स ने सामाजिक परिवर्तन को भी समझाने का प्रयास किया है। पार्सन्स ने सामाजिक परिवर्तन को समझाने का प्रयास किया है। इन्हीं प्रतिमान चरों के आधार पर पार्सन्स समाज की प्रकृति, समाज की संरचना को समझाने और समझने का प्रयास किया है। वो कहते हैं इसके माध्यम से सामाजिक संरचना को भी समझा जा सकता है, इसके माध्यम से विभिन्न समूहों की प्रकृति को भी समझा जा सकता है। विभिन्न समूहों की, परिवार में, प्राथमिक समूहों में सामूहिक हित की प्रधानता होती है। परिवार के सदस्य अपने परिवार के लिए अपने हितों को कुर्बान करते हैं। विशिष्ट मूल्यों को केंद्र में रखकर के क्रिया की जाती है। परिवार के अंतर्गत एक पक्ष में रुचि लेकर के नहीं, बहुपक्ष में रुचि लेकर के क्रिया की जाती है। परिवार के अंतर्गत मूल्यों को केंद्र में रख करके बड़ा भाई चपरासी है और छोटा भाई डीएम है, लेकिन पानी बड़ा भाई मांगेगा। ये नहीं देखा जाएगा कि छोटा भाई डीएम है तो बड़े भाई से पानी मांगे। बाप चपरासी है, बेटा डीएम है तो बेटा बड़े बाप से पानी मांगेगा। नहीं, यहां तो प्रदत्त मूल्यों को केंद्र में रख करके क्रिया अंतःक्रिया किया जाता है। और यहां क्रिया अंतःक्रिया में भावात्मकता प्रमुख होती है। देख लिए, जबकि द्वितीयक संगठनों में आप देखोगे, जैसे आप अपने डिपार्टमेंट में देख लो, ऑफिस में देख लो, तो ऑफिस में सामूहिक हित नहीं, स्वहित केंद्र में होता है। विशिष्ट मूल्यों को केंद्र में रख करके क्रिया नहीं, सार्वभौमिक मूल्यों को केंद्र में रख करके क्रिया अंतःक्रिया किया जाता है। ऑफिस में एक दूसरे से अधिकारी कर्मचारी एक पक्षीय रुचि लेकर के क्रिया अंतःक्रिया करते हैं। अर्जित गुणों को ध्यान में रखा जाता है। चपरासी डीएम से पानी नहीं मांगेगा, डीएम चपरासी से पानी मांगेगा। और यहां पर क्रिया अंतःक्रिया में भावात्मक तटस्थता पाई जाती है। इस तरह से प्रतिमान चरों के आधार पर
पार्सन्स न केवल समाज के विभिन्न समूहों की प्रकृति, सामाजिक संरचना की प्रकृति को समझने पर बल देते हैं, बल्कि इसके माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या को भी प्रस्तुत करते हैं। यही है प्रतिमान चर के बारे में पार्सन्स का विचार, पार्सन्स की संकल्पना। ठीक है, अब हम लोग इसकी आलोचना मेरे ख्याल से कर चुके हैं। हम लोग फिर से आ जाते हैं। समाज पर बल और व्यक्ति की उपेक्षा। पार्सन्स ने अपने प्रतिमान चर की संकल्पना को इसलिए दिया था क्योंकि व्यक्ति और समाज के द्वैतवाद को पाटना चाहते थे, लेकिन यहां पर पाटने में सफल नहीं रहे हैं और समाज पर अधिक बल दिया है, व्यक्ति की उपेक्षा की है, यह कहकर कि व्यक्ति हमेशा समाज के नियमों के अनुरूप ही काम करेगा, नियमों के चुनाव में ही वो स्वतंत्र होगा। ऐसा कहकर अंततः वो समाज की तरफ झुक गए हैं। उनका सिद्धांत भी सामाजिक निर्धारणवाद की कमी से ग्रसित हो गया। दूसरी आलोचना, कर्ता एवं संरचना। कर्ता एवं संरचना, और संरचना नहीं, संरचना। कर्ता एवं संरचना के मध्य संबंध के द्वैतवाद को पाटने में असफल। ऊपर से ही नीचे वाला आलोचना निकल के आ रहा है। ये पाटने में सफल नहीं हो पाए हैं, संरचना की तरफ ज्यादा झुक गए हैं। तीसरा, कर्ता, आलोचक कहते हैं कि कर्ता मूल्यों के द्विभाजन में से, पार्सन्स कहते हैं कि या तो वो सार्वभौमिक मूल्यों के अनुसार क्रिया करेगा या विशिष्ट मूल्यों के अनुसार। आलोचक यहां पर आलोचना करते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा जरूरी थोड़ी है। अरे भाई, बीच का रास्ता भी तो अख्तियार कर सकता है। अरशद गौरिया स्कूल में पढ़ाते हैं, स्कूल में एग्जाम हो रहा, अरशद गौरिया का बेटा भी एग्जाम दे रहा, अरशद गौरिया का बेटा चोरी कर रहा है। अब पार्सन्स के इस प्रतिमान चर के अनुसार व्यवहार करेंगे तो इनके सामने दो विकल्प है, एक सिर को इधर करके और सीधे निकल जाए, इग्नोर कर दें, चोरी करने दे। विशिष्ट मूल्यों के अनुसार पिता को पुत्र को संरक्षित देना चाहिए, और सार्वभौमिक मूल्यों के अनुसार उसको कॉपी छीन ले और उसको एग्जाम से निकाल दे, 1 साल बर्बाद हो जाएगा। यह है पार्सन्स का कहना, प्रतिमान चर का भी सिद्धांत कहता है। आलोचक कहते हैं कि नहीं, क्रिया करते समय कर्ता इस तरीके से वैकल्पिक जोड़ों में से किसी एक का चुनाव करके ही क्रिया करेगा, जरूरी नहीं, वो मध्य मार्ग को भी अपना सकता है। अरशद गौरिया ने क्या किया कि अपने बेटे का कॉपी छीन लिया, फिर डांटा, चिट ले लिया, बोला आगे से अगर तुम चोरी करोगे तो हम रस्टिकेट कर देंगे, एग्जाम से हटा देंगे। अपनी कॉपी दे दिया। ये क्या हुआ? बीच का मार्ग हुआ, चिट भी छीन लिया, लेकिन एग्जाम से नहीं बाहर किया, साल बर्बाद नहीं किया। पार्सन्स का पैटर्न वेरिएबल कहता है किसी एक में से चयन करके किसी एक के अनुसार नहीं। हम थोड़ा इमोशनल भी हो सकते हैं और थोड़ा इमोशनली एक सीमा तक इमोशनल रहेंगे भाई, एक सीमा तक आपके अन्य पक्षों में रुचि लेंगे, लेकिन एक सीमा से ज्यादा नहीं लेंगे। तो हम मध्य मार्ग को भी अपना करके क्रिया कर सकते हैं। पार्सन्स इसको अपने विश्लेषण में स्पष्ट नहीं करते हैं, वो सीधे सीधे लिख देते हैं। कुछ आलोचकों ने कहा है कि अगर प्रतिमान चर के अनुसार क्रिया किया जाए तब तो एक कदम चलना मुश्किल हो जाएगा। पार्सन्स का यह सिद्धांत बड़ा जटिल है। पार्सन्स के हर सिद्धांत पर जटिलता का आरोप लगाया जाता है। पार्सन्स का प्रतिमान चर का सिद्धांत बहुत ही जटिल है। सोरोकिन कहते हैं कि अगर व्यक्ति क्रिया करने लगे, ताश खेलने लगे, और ताश खेलते समय पार्सन्स के पैटर्न वेरिएबल के अनुसार व्यवहार करे, तब तो एक पत्ता नहीं खेल पाएगा। हमेशा क्रिया करते समय कर्ता इन वैकल्पिक जोड़ों में से एक का चयन करके क्रिया संपादित करता हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो कर्ता मूल्यों के द्विभाजन में से किसी एक मूल्य का चयन करके क्रिया करने के बजाय मध्य मार्ग को भी अपना सकता है। पार्सन्स इसे स्पष्ट नहीं करते हैं। और चौथी आलोचना है, प्रतिमान चर के अनुसार क्रिया करना व्यवहार में बड़ा कठिन है। व्यवहार में बड़ा कठिन है। इसका एक्सटेंशन आपके नोट्स में आलोचना में दिया गया है, उसको और बड़ा करके दिया गया है। यह सिद्धांत शास्त्रीय विचारकों, यहां देखो, शास्त्रीय मतलब क्लासिकल विचारकों के विचारों पर आधारित है। दुर्खीम, मैक्स वेबर, परेटो, ये पुराने विचारकों के विचारों पर आधारित है। ये कुछ नया नहीं है। पार्सन्स ने अपने इस सिद्धांत में कुछ नया नहीं दिया है।
उन्हीं के विचारकों को समन्वित करने का प्रयास किया है, कुछ भी नया नहीं है। और छठी आलोचना, पार्सन्स के इस सिद्धांत में अनुभाविकता का अभाव है। पार्सन्स के सभी विचारों में अनुभाविकता का अभाव है। ये सब प्रमुख आलोचनाएं हैं। एक छोटा टॉपिक है, ध्यान रखना, मेन टॉपिक सिस्टम थ्योरी है जो पढ़ चुके हैं हम लोग। अनुभाविकता का अभाव है, मूल्यांकन एवं निष्कर्ष। निश्चित रूप से उपरोक्त आलोचनाएं पार्सन्स के विचारों में निहित कमियों को दर्शाती है, जैसे डॉट डॉट डॉट, कमियों की चर्चा कर देंगे। बावजूद इसके पार्सन्स का यह सिद्धांत कई रूपों में महत्वपूर्ण है, कई रूपों में महत्वपूर्ण है। पहला, व्यक्ति और समाज के मध्य संबंधों के विश्लेषण में। चलो भाई, समाज की तरफ झुका रहा, लेकिन व्यक्ति और समाज के मध्य संबंध कैसा होता है, कौन कैसे, इस पर तो कुछ काम किया। सामाजिक क्रिया के बारे में एक समन्वित सिद्धांत प्रस्तुत करने में, सामाजिक क्रिया के बारे में चलो समन्वित सिद्धांत प्रस्तुत करने में सफल नहीं रहा, प्रयास तो किया। परिणाम क्या हुआ? बाद के विद्वानों ने इसको समन्वित करने का प्रयास किया। रिचर्ड मुंच ने इसको समन्वित करने का प्रयास किया, एंथोनी गिडिंस ने इसको समन्वित करने का प्रयास किया। तो कम से कम प्रयास तो किया। अतः निष्कर्ष है कि पार्सन्स का यह सिद्धांत कुछ एक कमियों के बावजूद समाजशास्त्र के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान है, जो बाद के विचारकों और सबसे ज्यादा नौ प्रकारवादियों मतलब नौ पार्सन्सवादियों, मतलब पार्सन्स के शिष्यों, जिन्होंने पार्सन्स को मॉडिफाई करके, संशोधित करके पार्सन्स के विचारों को स्थापित करने का प्रयास किया। जो बाद के विचारकों, मुख्यतः नौ प्रकारवादियों को सामाजिक क्रिया के बारे में एक संतुलित सिद्धांत प्रस्तुत करने में तथा व्यक्ति एवं समाज के मतभेदों के बारे में एक संतुलित विश्लेषण प्रस्तुत करने में अभिप्रेरक रहा है। यह है पार्सन्स का पैटर्न वेरिएबल की संकल्पना। डन। संभावित प्रश्न आपके सामने है। पार्सन्स के प्रतिमान चर संबंधी विचारों की व्याख्या कीजिए। ए मॉडल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर देंगे। प्रतिमान चर के बारे में पार्सन्स के विचारों को समझाइए, आलोचकों की इस पर क्या प्रतिक्रियाएं रही है। बी मॉडल, आराम से कर देंगे। प्रतिमान चर के बारे में पार्सन्स के विचारों की समीक्षा कीजिए। सी मॉडल, आराम से कर देंगे। व्यक्ति और सम, थोड़ा सा इसको कंसेप्ट सीधा सीधा है, फ्रेम कर दिए, उसी फ्रेम पे लिखना है। अगला है व्यक्ति और समाज के मध्य संबंधों के बारे में। अब थोड़ा सा व्यक्ति और समाज पर फोकस। व्यक्ति और समाज के मध्य संबंधों के बारे में पार्सन्स के क्या विचार रहे। तो व्यक्ति और समाज के मध्य संबंध पूर्व निश्चित फिक्स नहीं होते हैं, जैसा कि दुर्कहेम ने कहा है। आगे प्रतिमान चर की संकल्पना की मदद से समझाइए। उनके प्रतिमान चर की संकल्पना की मदद से समझाइए। यहां पर एक बात ध्यान देने की है कि ए मॉडल का ही सवाल है, इसमें आलोचना मूल्यांकन फोकस नहीं है, बट पार्सन्स के विचारों को लिखना है। लेकिन किस विचारों को लिखना है? तो पार्सन्स ने व्यक्ति और समाज के मध्य संबंधों के बारे में क्या दिया है, क्या कहा है, और ये बात पैटर्न वेरिएबल में कैसे है। ये समझ आधारित प्रश्न है। समझ, जब तक समझ नहीं होगा तब तक हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। ठीक है। पार्सन्स द्वारा, एक पांचवा सवाल मैंने बनाया, पार्सन्स द्वारा प्रस्तुत प्रतिमान चर की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक व्यवस्था के मध्य संबंधों के विश्लेषण में इस अवधारणा की क्या उपयोगिता है। वही बात है। पार्सन्स के सामाजिक क्रिया सिद्धांत, प्रतिमान चर की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, और सामाजिक क्रिया और सामाजिक व्यवस्था के मध्य संबंधों के विश्लेषण में इस अवधारणा की क्या उपयोगिता है। यहां पर आकर सी मॉडल का सवाल हो जाता है। कहां तक उपयोगी है, कहां तक उपयोगी नहीं है, पूरा बात बताना है आपको। उसी पैटर्न पे लगभग होगा। ऊपर वाला लाइन ए मॉडल पे है, तो पहले हम प्रतिमान चर की अवधारणा को बता देंगे और लास्ट के एक पैरा में हम दूसरे पार्ट का आंसर देंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं पार्सन्स के प्रतिमान चर की अवधारणा
को स्पष्ट कीजिए, कर दोगे? प्रतिमांचल की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषण में, दो पार्ट है इसका, सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषण में इस अवधारणा की क्या उपयोगिता है, दिखा देंगे। तो जगह कहां है? 250-300 सवाल है, इस पर 50-60 शब्दों में लिखना है लास्ट पार्ट में, कोई दिक्कत नहीं। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न आ जाइए देखते हैं। 1995 का एक सवाल है, पार्सन्स के प्रतिमांचल पर टिप्पणी लिखिए। सीधा सीधा सवाल। दूसरा सवाल, पार्सन्स के सामाजिक व्यवस्था और प्रतिमांचल की संकल्पना पर टिप्पणी लिखिए। सामाजिक व्यवस्था के बारे में भी और प्रतिमांचल के बारे में भी थोड़ा थोड़ा लिख देना है। 2000 का सवाल है, इसमें सामाजिक व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए और प्रतिमांचल पर टिप्पणी लिखिए। 2008 में सवाल पूछा है, सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में प्रतिमांचल की प्रासंगिकता। सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में प्रतिमांचल की प्रासंगिकता दर्शाइए। दर्शाइए कैसे इसके माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या की जा सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि पार्सन्स ने सामाजिक परिवर्तन में यहां पर समाज की भूमिका को ही स्थापित किया है। सामाजिक परिवर्तन में व्यक्ति की भूमिका या अन्य घटकों की भूमिका को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया है। ये इसकी अप्रासंगिकता है, इसकी कमी है। 2008 का सवाल है। इतना दिन, इतना घंटा टाइम देने के बाद भी, क्योंकि सारे सवाल समझ आधारित है। 2011 का सवाल है, सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में पार्सन्स का योगदान समझाइए। सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में पार्सन्स का योगदान समझाइए। इस सिद्धांत की क्या मर्यादाएं हैं, क्या कमियां हैं? बी मॉडल का सवाल, सामाजिक क्रिया पर, प्रतिमांचल से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है बच्चा, सामाजिक क्रिया पर। ये पूरा ओवरऑल यूपीएससी का सवाल मैं यहां लेकर आया हूं, ध्यान रखना, केवल प्रतिमांचल से पूछे गए सवाल नहीं है, पूरा। सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा का अर्थ बताइए। परिवर्ती प्रतिमान, पैटर्न वेरिएबल तथा पैराडाइम के मध्य बोधात्मक सामंजस्य क्या है? पैराडाइम मर्टन का है बच्चा, और मर्टन अभी आप नहीं पढ़े हो। 2011 का सवाल है। सर्वमुक्तिवाद, यूनिवर्सलिज्म बनाम पार्टिकुलरिज्म, याद है? यूनिवर्सलिज्म सार्वभौमिकता, सार्वभौमिक मूल्यों के अनुरूप व्यवहार, और पार्टिकुलरिज्म विशिष्ट मूल्यों को केंद्र में रखकर किया गया व्यवहार पर टिप्पणी लिखिए। ऐसा भी सवाल पूछ सकता है। 2012 में सवाल है। पहले तो इस शब्द क्या है, क्या संदर्भ है, ये हमें बताना होगा। यूनिवर्सलिज्म, पार्टिकुलरिज्म, यानी पैटर्न वेरिएबल में जो 10 जोड़े हैं, 10 प्रकार है 5 जोड़े में, उसमें से एक जोड़े को उठा करके सवाल पूछा। टालकट पार्सन्स के पैटर्न चरों की संकल्पना का, पैटर्न वेरिएबल की संकल्पना का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। सी, ये गलत सवाल है, यहां से हट जाएगा, हमारा टाइपिंग का मिस्टेक है। सामाजिक परिवर्तियों के अध्ययन में, सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में, परिवर्तन अध्ययन में प्रतिमान परिवर्तियों की प्रासंगिकता का विश्लेषण कीजिए। 2020 का सवाल है। सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में पैटर्न वेरिएबल की प्रासंगिकता का विश्लेषण कीजिए। कर देंगे, सामाजिक परिवर्तन पे पीछे भी हम करके आए। ये है आपका यूपीएससी का सवाल। यूपीएससी का सवाल। डन। अब हम थोड़ा सा एक टॉपिक पे और चर्चा करने जा रहे हैं। पार्सन्स के बाद, आफ्टर पार्सन्स, थोड़ा सा हम लोगों को समझना चाहिए। सबसे टफ के पिक पे हो आप, इसके बाद फिर सोशियोलॉजी इतना इजी रहेगा
क्योंकि फिर आगे भी स्तरीकरण का मार्क्सवादी सिद्धांत, स्तरीकरण का प्रकारवादी सिद्धांत, तो लगभग यही सारी चीजें रहेगी। तो यहां पर हम थिंकर काफी विस्तृत होकर के पढ़ते हैं। एक टॉपिक हम आज करा देते हैं, टॉपिक नहीं है सिलेबस का, बट आपको जानना चाहिए। ये सब वो चीज है जो आपको अन्य छात्रों से, सामान्य छात्रों से, भीड़ से अलग करेगा। नियो फंक्शनलिज्म, प्रकारवाद नहीं, नौ प्रकारवाद। समाजशास्त्र मानव समाज का विश्लेषण प्रस्तुत करता है और समाज के बारे में कई विद्वानों ने लिखा है। सोशियोलॉजी जब सब्जेक्ट के रूप में नहीं आया था तब भी समाज के बारे में लोग लिखे थे। प्लेटो, अरस्तु, बहुत से विचारकों के विचारों को हम पढ़ते हैं। समाज की उत्पत्ति का सिद्धांत याद होगा, जो बच्चे सोशियोलॉजी से बीए किए होंगे, हॉब्स, लॉक, रूसो, जबकि ये सोशियोलॉजिस्ट नहीं थे, समाज के बारे में विचार दिया। उस समय समाज और राज्य की संकल्पनाएं भी अलग अलग नहीं थी, राज्य और समाज एक ही कहा जाता था। इसलिए आप पॉलिटिकल साइंस अगर पढ़ता होगा जो बच्चा, या बीए में किसी का होगा, तो वहां पर राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में एक सिद्धांत है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत, हॉब्स का सिद्धांत, लॉक का सिद्धांत, रूसो का सिद्धांत। और जो बच्चा बीए में सोशियोलॉजी रख के पढ़ रहा होगा, उसको एक टॉपिक पढ़ना होता था समाज के उद्भव का सामाजिक समझौते का सिद्धांत, हॉब्स का सिद्धांत, लॉक का सिद्धांत, रूसो का सिद्धांत। यानी हॉब्स, लॉक, रूसो के विचार जब दिए गए थे तो राज्य और समाज पर बहुत ज्यादा अंतर नहीं किया गया था, मोटा मोटी उसी संदर्भ में था, इसलिए दोनों को पढ़ दिया जाता है। सोशियोलॉजी में हम लोग जब विषय का विकास हुआ, समाज पर फोकस्ड हुए, समाज क्या है पर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचार दिए। सोशियोलॉजी की विषय वस्तु से संबंधित बहुत सारी अवधारणाओं का निर्माण हुआ और इस तरह से समाज विकसित होकर के यहां तक पहुंचा। मानव समाज के बारे में सोशियोलॉजी में कुछ लोगों ने शरीर से तुलना करनी शुरू कर दी और कहा कि समाज शरीर की तरह है। और जब शरीर से तुलना करके समाज का एक वर्णन विश्लेषण प्रस्तुत किया, उसी को कहा गया प्रकारवाद। कि जिस तरह शरीर कई अंगों से मिलकर बना होता है, समाज भी कई अंगों से मिलकर बना होता है। जिस तरह शरीर के सभी अंगों का विकास स्वयं शरीर व्यवस्था द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंगली, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, समाज के भी विभिन्न अंगों का विकास स्वयं समाज व्यवस्था के द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। और जिस तरह शरीर व्यवस्था के सभी अंग अपने अपने फंक्शन के द्वारा शरीर व्यवस्था की जरूरतों को पूरा करते हैं और शरीर व्यवस्था को बनाए रखने में प्रकारकारी भूमिका निभाते हैं, उसी तरह से सामाजिक व्यवस्था के भी सभी अंग अपने अपने प्रकारों के द्वारा सामाजिक व्यवस्था की जरूरतों को पूरा करते हैं और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। जिस तरह से लीवर, बोन मैरो, फेफड़ा, आंख, नाक, इन सभी अंगों का विकास बॉडी सिस्टम के द्वारा स्वयं किया गया है। पहले बॉडी सिस्टम पेट में मांस के एक लोथड़े के रूप में, भ्रूण के रूप में होता है। जैसे जैसे इस भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग अलग अंग विकसित करता है और इस तरह से शरीर पेट में आता है, बाहर निकलता है, बड़ा होता है और इस शरीर के सभी अंग अपने अपने प्रकारों द्वारा इस शरीर को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। उस तरह से समाज भी जब शुरू में था तो एक भ्रूण की तरह था, सरल था। अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग अलग अंग नहीं थे, 10-20 लोगों के झुंड के रूप में समाज था। यौन संबंधी जरूरतें उसी में पूरा होती थी, आर्थिक जरूरतें उसी में पूरा होती थी, मनोरंजन की जरूरतें उसी में पूरा होती थी, लॉ एंड ऑर्डर, ज्ञान, सब कुछ उसी में होता था। लेकिन जैसे जैसे समाज का विकास हुआ, समाज ने अपनी इन जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग अंगों को विकसित कर दिया गया। फैमिली सिस्टम, मैरिज सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, ये सारे अंग समाज ने विकसित किए। इनसे जुड़ी सभी घटनाएं समाज ने विकसित किए। जब जब समाज में समस्याएं आई, दिक्कतें आई, उन दिक्कतों को दूर करने के लिए समाज ने कुछ तरीकों को मान्यता दी। सामाजिक नियम और मूल्यों का विकास समाज ने किया। इन सबके उद्भव का कारण समाज है
और ये सभी अपने अपने प्रकारों के द्वारा समाज की इन जरूरतों को पूरा करते हैं और समाज के लिए प्रकारकारी भूमिका निभाते हैं। फैमिली सिस्टम, मैरिज सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, रिलीजन सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, यहां तक कि सारे के सारे मूल्य, नॉर्म्स, ये सब एज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी समाज की जरूरतों को पूरा करते हैं और समाज के लिए प्रकारकारी भूमिका निभाते हैं। इस बात पर शुरुआत स्पेंसर ने करी, समाज शरीर की तरह है। अगस्त कॉम्टे ने भी इसमें दो चार शब्द जोड़े, दुर्खिम ने भी इसमें दो चार शब्द जोड़े, लगभग इसी फ्रेम पर एंथ्रोपोलॉजी में मेलिनोस्की, ब्राउन ने भी इस पर दो चार शब्द जोड़े और यह मानव समाज के बारे में एक व्यवस्थित विचार के रूप में, व्यवस्थित विचारधारा के रूप में पार्सन्स के विचारों में एक स्वरूप प्रदान करता है और इसी को कहा जाता है प्रकारवाद। प्रकारवाद एक सिद्धांत के रूप में, एक विचारधारा के रूप में, जिसकी मान्यता है कि समाज कई अंगों से मिलकर बना होता। मैंने कई बार बताया कि प्रकारवाद सावयवी सादृश्यता पर आधारित एक सिद्धांत है। समाज शरीर की तरह है, इस सादृश्यता पर आधारित एक सिद्धांत है जिसकी मान्यता है कि डैश डैश डैश। इस प्रकारवाद के विकास में स्पेंसर, कॉम्टे, डैश 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 सभी महत्वपूर्ण रहे हैं। पार्सन्स ने समाजशास्त्र में प्रकारवाद को प्रॉपर तरीके से विकसित किया। मानव समाज के बारे में पार्सन्स ने क्या कहा, तो वही कहा जो प्रकारवादियों ने कहा। पार्सन्स का जो एजिल मॉडल है, ये प्रकारवादी विचार को परिलक्षित करता है। डन। मानव समाज के बारे में प्रकारवादी विचार पॉपुलर क्यों हुआ, कब हुआ? तो जब समाज में डिस्टर्बेंस था तो मानव समाज के बारे में कार्ल मार्क्स का विचार पॉपुलर था, जहां मार्क्स कहता था कि द्वंद्व ही प्रकृति की विशेषता है, समाज की विशेषता है, जहां हर जगह हर चीज में द्वंद्व विद्यमान है, कमियां विद्यमान है, गड़बड़ियां विद्यमान है, अंतर्विरोध विद्यमान है, संघर्ष विद्यमान है और यही परिवर्तन का कारण है। ये उत्पादन प्रणाली में भी है, समाज में भी है। मार्क्स के विचारों के केंद्र में द्वंद्व, संघर्ष, विचलन केंद्र में रहा है। जब मार्क्स ने विचार दिया तो मार्क्स बिल्कुल पॉपुलर हो गया, इसलिए कि मार्क्स के समय के समाज में ऐसी स्थिति थी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका एक समृद्ध देश के रूप में उभरकर सामने आया, जहां सब कुछ समाज में व्यवस्था और संगठन स्थापित था। अब ऐसे समाज के बारे में मार्क्सवादी विचार बहुत ज्यादा प्रासंगिक नहीं रह गया था और ऐसे समय में जब पार्सन्स ने कहा कि समाज एक व्यवस्था है, समाज एक सिस्टम है, समाज एक जीवित शरीर की तरह बनी हुई व्यवस्था है, जहां सारे अंग प्रॉपरली जुड़े होते हैं, टैस टैस टैस, तो पार्सन्स रातों रात विद्वान बन गया, क्योंकि उस समय का समाज वैसा ही था। पार्सन्स का यह प्रकारवाद ख्याति प्राप्त कर लिया, मानव समाज के बारे में विश्लेषण प्रचलन में आ गया। मार्क्सवादी विचारधारा शांत हो गई, लेकिन 60 के दशक तक आते आते फिर से अमेरिकी समाज में डिस्टर्बेंस शुरू हो गया। मैंने पहले भी चर्चा किया था, अश्वेत आंदोलन, रेडिकल फेमिनिज्म, ब्लैक मूवमेंट, रेडिकल फेमिनिज्म, स्टूडेंट मूवमेंट, लेबर मूवमेंट, ये सब 60 के दशक में अमेरिकी समाज में बहुत तेजी से उभरकर सामने आए। वियतनाम युद्ध अमेरिकी समाज में बहुत तेजी से उभरकर सामने आए, मतलब कहें तो अमेरिकी समाज में डिस्टर्बेंस शुरू हो गया। इधर विकास के साथ साथ
भ्रष्टाचार भी उभर कर सामने आया। हिप्पीज्म अमेरिकी समाज की प्रमुख विशेषता के रूप में उभर कर सामने आई। हिप्पीवाद, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। भारत में जो फिल्म बनाई थी वो अमेरिका के हिप्पीज्म के आधार पर बनाई गई थी। देवानंद की शायद फिल्म थी। ड्रग्स एडिक्शन बहुत तेजी से अमेरिकी समाज में चला था, तो लोग नशा कर रहे थे, लोग क्राइम करने में लग गए। यानी एक फेज आया जब अमेरिकी समाज डिस्टरबेंस के दौर तक पहुंच गया। और जैसे ही समाज में डिस्टरबेंस आया, मार्क्सवादी अपने अपने कुनबे से बाहर आए और कहने लगे कि हम कहते थे ना, समाज की केंद्रीय विशेषता द्वंद्व है, संघर्ष है, विघटन है, विचलन है। यही मानव समाज का कैरेक्टर है, यही मानव समाज का सेंट्रल कैरेक्टर है। लेकिन इस बार नव मार्क्सवादी सावधान थे। उन्होंने ये बातें कही कि द्वंद्व, संघर्ष, विचलन, विघटन, गड़बड़ियां मानव समाज की केंद्रीय विशेषता है, लेकिन उन्होंने कहा कि समाज में व्यवस्था भी है, संतुलन भी है, मूल्यमत्यता भी है, एकीकरण भी है, ये भी है, लेकिन केंद्रीय विशेषता द्वंद्व, संघर्ष, लड़ाई झगड़ा ही है। इसलिए उनको मार्क्सवादी कहा गया। लेकिन उन्होंने सहयोग को, एकीकरण को, सामंजस्य को स्वीकार किया मानव समाज की विशेषता के रूप में, इसलिए उनको नव मार्क्सवादी कहा गया। नव मार्क्सवादी कहा गया। 1975-80 तक आते आते अमेरिकी समाज में जो डिस्टरबेंस का काल आया था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। 1975-80 तक आते आते अमेरिकी समाज एक समृद्ध समाज के रूप में, 1980 तक आते आते अमेरिकी समाज एक फिर से समृद्ध समाज के रूप में, संगठित समाज के रूप में एस्टैब्लिश हो गया। लेकिन 1979 में पार्सन्स की मृत्यु हो चुकी थी। समाज व्यवस्थित हो चुका था। उन्नीस सौ 84 में अमेरिका में कुछ पार्सन्स के शिष्यों ने जेफरी अलेक्जेंडर प्रमुख थे। जेफरी अलेक्जेंडर ने, बाकी लोहमान थे, रिचर्ड मुंच थे, इन लोगों ने पार्सन्स के विचारों पर एक सेमिनार का आयोजन किया। अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के नेतृत्व में, सोशियोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। और इस सेमिनार का जो सब्जेक्ट था, वो सब्जेक्ट था पार्सन्स के विचारों की समकालीन प्रासंगिकता। पार्सन्स के विचारों की समकालीन प्रासंगिकता। और इस पर ढेर सारे समाजशास्त्रियों ने अपने अपने पेपर प्रेजेंट किए। लोहमान ने भी किए, मुंच ने भी किए। मुंच ने पार्सन्स के जो क्रिया सिद्धांत था उसको मॉडिफाई करके प्रस्तुत किया। लोहमान ने भी किया। लेकिन इस बार ये पार्सन्स के शिष्य हूबहू पार्सन्स के विचारों को नहीं स्वीकार कर रहे थे, क्योंकि बीच में इन्होंने संघर्ष के काल को देख लिया था। इसलिए इन्होंने पार्सन्स के विचारों को मॉडिफाई करके प्रस्तुत किया। अब इनका कहना था कि व्यवस्था, संगठन, एकीकरण, संतुलन, मूल्यमत्यता समाज की केंद्रीय विशेषता है, समाज की प्रमुख विशेषता है। लेकिन द्वंद्व भी समाज में है, संघर्ष भी समाज में है, विचलन भी समाज में है। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी इन्होंने पार्सन्स के विचारों को, प्रकारवादी विचारों को स्वीकार तो किया, लेकिन साथ साथ मार्क्स के विचारों को भी इसने तवज्जो दिया। प्रकारवादी मान्यताओं या पार्सन्स की मान्यताओं को केंद्र में रखा, कहा कि यह सब समाज की केंद्रीय विशेषता है। मूल्यमत्यता समाज की केंद्रीय विशेषता है, एकीकरण समाज की केंद्रीय विशेषता है, संतुलन समाज की केंद्रीय विशेषता है, अनुरूपता समाज की केंद्रीय विशेषता है। यानी व्यक्ति की अधिकांश क्रियाएं समाज के नियमों के अनुरूप होती है, लेकिन कुछ लोग नियमों से हटकर भी व्यवहार करते हैं। विचलन भी समाज में होता है, मूल्यों पर विरोध भी समाज में होता है, द्वंद्व और संघर्ष भी समाज में होता है, गड़बड़ियां भी समाज में होती है, दोनों चीजें होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब इनको प्रकारवादी कहा जाए,
प्रकार्यवादी कहा जाए। कहा गया प्रकार्यवादी क्योंकि ये प्रकार्यवाद की मान्यताओं को मानव समाज की केंद्रीय विशेषता के रूप में स्वीकार करते थे। लेकिन ये थोड़ा सा द्वंद्व संघर्ष या जो प्रकार्यवाद की खामियां थी, जो पार्सन्स के विचारों की कमियां थी, जिसके आधार पर पार्सन्स के या प्रकार्यवाद की आलोचना हो रही थी, इन्होंने उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया, इन्होंने संशोधित करके प्रस्तुत करने का प्रयास किया। ये हूबहू पार्सन्स के विचारों को न रखकर पार्सन्स को मॉडिफाई करके रखे, इसलिए इनको प्रकार्यवादी सीधे तौर पर न कह करके नव प्रकार्यवादी की संज्ञा दी जाती है, नियो फंक्शनलिस्ट की संज्ञा दी जाती है। इस तरह से इन्होंने पार्सन्स के ही विचारों को मॉडिफाई करके, संशोधित करके अपने पेपर को रखा, प्रस्तुत किया और इन सभी लोगों के पेपर को संकलित करके एक पुस्तक प्रकाशित कराई गई। जेफरी अलेक्जेंडर उस सेमिनार के हेड थे, जेफरी चेयरपर्सन थे जेफरी अलेक्जेंडर साहब। जेफरी अलेक्जेंडर के द्वारा एडिटेड एक पुस्तक संपादक थे उसके पुस्तक के, उसमें ढेर सारे पार्सन्स के शिष्यों का लेख था और उस पुस्तक का नाम दिया गया नव प्रकार्यवाद, नियो फंक्शनलिज्म। और इन नियो फंक्शनलिस्ट विचारकों में 3 प्रमुख थे जो पार्सन्स के शिष्य थे और जिन्होंने पार्सन्स के मूल विचारों को संशोधित करके रखा। जेफरी अलेक्जेंडर, निकोलस लोमान और रिचर्ड मुंच। इन तीनों ने पार्सन्स के विचारों को मॉडिफाई किया, पार्सन्स के विचारों में आलोचनाओं की दूर करने का प्रयास किया। और पार्सन्स का विचार और प्रकार्यवाद लगभग सेम था, तो जो मॉडिफाइड रूप आया उसको कहा गया नव प्रकार्यवाद। आप नव पार्सन्सवाद भी कहोगे तो चलेगा। आप अगर टेक्निकली देखो तो एक प्रकार से नव पार्सन्सवाद था, पार्सन्स के समाज के बारे में दिए गए विचारों का संशोधित रूप था। नव प्रकार्यवाद की परिभाषा अगर पूछा जाए कि नव प्रकार्यवाद क्या है, तो कहोगे पार्सन्स के विचारों का संशोधित रूप या प्रकार्यवाद का संशोधित रूप। बोलो, यही है नियो फंक्शनलिज्म। तो थोड़ा सा इस पर हम चर्चा कर लेंगे तो पार्सन्स के विचारों की समझ और होगी, क्लियर होगी। एक बात आप समझो, पार्सन्स के विचारों की आलोचना क्या थी? पहली आलोचना थी कि यह समाज पर अधिक बल देता है, व्यक्ति की उपेक्षा करता है। यह भी सामाजिक निर्धारणवाद की कमी से ग्रसित है। संशोधन क्या होना चाहिए? तो समाज के साथ साथ व्यक्ति को भी महत्व देना चाहिए। दूसरी आलोचना क्या थी कि मानव समाज की केंद्रीय विशेषता बताते समय ये मूल्य एकमत्यता को, अनुरूपता को, संतुलन को, एकीकरण को मानव समाज की केंद्रीय विशेषता के रूप में स्वीकार करता है और ऐसा करके मूल्य विरोध को, आंदोलन को, संघर्ष को, विचलन को, परिवर्तन को महत्व नहीं देता है, विचलन को महत्व नहीं देता है, उपेक्षा करता है। ये 2 आलोचनाएं थी। इन विद्वानों ने इन दोनों को भी महत्व दिया, जिसकी उपेक्षा करने का आरोप पार्सन्स पर लगाया जाता था। तीसरी आलोचना क्या थी कि पार्सन्स का सिद्धांत यथास्थितिवादिता का समर्थन करता है। पार्सन्स का सिद्धांत यथास्थितिवादिता के अवगुंठित विचारधारा पर, रिजिड विचारधारा पर आधारित है और परिवर्तन की उपेक्षा करता है। इन विद्वानों ने परिवर्तन को भी अपने विश्लेषण में स्थान दिया। तो नव प्रकार्यवाद की मान्यताओं में यह है कि इसके साथ साथ परिवर्तन पर भी इसमें ध्यान दिया जाता है। और पार्सन्स के विचार की एक तीसरी, चौथी आलोचना थी कि ये केवल प्रत्यक्षवादी निरीक्षण परीक्षण की पद्धति को स्वीकार करता था। प्रत्यक्षवादी था पार्सन्स। इन विद्वानों ने प्रत्यक्षवाद के साथ साथ कर्ता के दृष्टिकोण को भी महत्व प्रदान किया, वर्ष्टिहीन को भी महत्व प्रदान किया। समाजशास्त्रीय पद्धति शास्त्र के क्षेत्र में प्रत्यक्षवाद के साथ साथ कर्ता के दृष्टिकोण को भी महत्व देना, दोनों को एकीकृत करके समाज को समझने का प्रयास करने पर बल दिया गया। 1984-85 में आकर के 85 में पुस्तक प्रकाशित होती है और इसको कहा जाता है प्रत्यक्षवाद नहीं, उत्तर प्रत्यक्षवाद। पोस्ट पॉजिटिविज्म समाजशास्त्रीय अध्ययन की वो पद्धति है जिसमें प्रत्यक्षवादी पद्धति के साथ साथ वर्ष्टिहीन पद्धति को, इंटरप्रेटिव मेथड को भी महत्व प्रदान किया जाता है। इंटीग्रेट करके सामाजिक घटनाओं के विश्लेषण पर बल दिया जाता है। इसको पोस्ट पॉजिटिविज्म, उत्तर प्रत्यक्षवाद। समझ में आ रहा? तो यही है संशोधन। आइए एक नजर डाल देते हैं इस पर बच्चा। 90 के दशक में, अब थोड़ा सा
आप ध्यान देते जाओ। 90 के दशक में, मैं साइड हो जाता हूं स्क्रीन से तो ज्यादा समझ में आएगा। 90 के दशक में कुछ विचारकों द्वारा पार्सन्स के सिद्धांतों में कुछ एक संशोधन किया गया, जिसे नौ प्रकारवाद के नाम से जाना जाता है। इस नवीन धारा के प्रमुख विचारक जेफरी अलेक्जेंडर, निकोलस लोहमान एवं रिचर्ड मुंच हैं। इन विचारकों ने सामाजिक व्यवस्था के विश्लेषण में सामाजिक परिवर्तन को पार्सन्स ने उपेक्षा की थी, संघर्ष को पार्सन्स ने उपेक्षा की थी, विचलन को पार्सन्स ने उपेक्षा की थी, असंतुलन को के साथ साथ व्यक्ति को भी उपेक्षा की थी, समुचित महत्व देने की बात कही, जिनकी पार्सन्स के सिद्धांत में उपेक्षा की गई थी। नौ प्रकारवाद की प्रमुख मान्यताएं निम्न है। यह एक कारकीय निर्धारणवाद को अस्वीकार करता है। सिंगल कॉजेशन थ्योरी कोई भी एक निर्धारित करती है को अस्वीकार करता है। पार्सन्स का सिद्धांत एक कारकीय निर्धारणवाद है और सामाजिक निर्धारणवाद है। पार्सन्स के सिद्धांत का सार देखोगे तो लगेगा कि समाज ही हर घटनाओं के उद्भव का कारण है, समाज ही हर घटनाओं का प्रमुख निर्धारक है। नौ प्रकारवाद इस तरह के एक कारकीय निर्धारणवाद को अस्वीकार करता है और पूर्णतः मुक्त बहुलवाद का समर्थन करता है, बहुकारकीय व्याख्या का समर्थन करता है। दूसरा, यह क्रिया और व्यवस्था को समान रूप से महत्व देता है। पार्सन्स भी चले थे क्रिया और व्यवस्था को के द्वैतवाद को पाटने, लेकिन वो क्रिया और व्यवस्था को समान रूप से महत्व नहीं दे पाए। किधर की तरफ झुक गए? व्यवस्था की तरफ झुक गए, संरचना की तरफ झुक गए, समाज की तरफ झुक गए। तीसरा, नौ प्रकारवाद यह स्वीकार करता है कि मानव की समस्त क्रियाएं हमेशा मूल्यों और मानदंडों के आधार पर नहीं होती है। पार्सन्स कहते थे समाज की प्रत्येक व्यक्ति की क्रिया हमेशा समाज के मूल्यों और नियमों के अनुरूप होती है। नौ प्रकारवाद कहते हैं हमेशा इन मूल्यों और मानदंडों के आधार पर नहीं होती है। चौथा, नौ प्रकारवाद में संतुलन के साथ साथ पार्सन्स कहता है कि मानव समाज एक व्यवस्था है जिसकी केंद्रीय विशेषता क्या है? संतुलन। नौ प्रकारवादी इसमें संतुलन के साथ साथ विभेदीकरण को, परिवर्तन को, विचलन को और संघर्ष को भी पर्याप्त महत्व दिया गया है। नौ प्रकारवाद एकीकरण को एक संभावना के रूप में देखता है, न कि केंद्रीय विशेषता के रूप में। पार्सन्स या प्रकारवादी मान्यता एकीकरण को एक समाज की केंद्रीय विशेषता के रूप में देखता है, जबकि ये एकीकरण को एक संभावना के रूप में, मतलब एक ऐसा आदर्श समाज जो होना चाहिए जहां समाज के सारे लोग नियमों और मूल्यों के अनुरूप व्यवहार करें। लेकिन ये नौ प्रकारवाद इस बात को स्वीकार करता है कि ऐसा कोई व्यवहार में समाज नहीं हो सकता है जहां सारे लोग 100% मूल्यों और नियमों के अनुरूप व्यवहार करेंगे और समाज में एकीकरण पाया जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये संभावना, ये लक्ष्य, ये आदर्श होना चाहिए। गांधी का राम राज्य मानव समाज की केंद्रीय विशेषता नहीं है। गांधी का राम राज्य एक आदर्श है जहां समाज की परिवर्तन की दिशा इसी ओर होनी चाहिए। तो व्यवस्था, सिस्टम, एकीकरण एक आदर्श के रूप में देखा जाना चाहिए। नौ प्रकारवाद एक आदर्श के रूप में देखता है। इसमें घटनाओं के अध्ययन हेतु अनुभविक विधियों के साथ साथ समझ, अंडरस्टैंडिंग और अंतर्दृष्टि दोनों का प्रयोग किया जाता है। डन। ये है बच्चा नौ प्रकारवाद की मान्यताएं। अगर गलती से नौ प्रकारवाद पूछ दिया तो समझ लो आप बाजी मार लोगे। इसमें कर्ता की क्रियाओं को समझने हेतु प्रतीकों को भी समझने पर बल दिया जाता है, क्योंकि मानव की अधिकांश क्रियाएं प्रतीकात्मक होती है। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, मीड प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की वकालत करता है। मीड को पढ़ेंगे हम लोग, और मीड पार्सन्स के समय के ही काल का था, थोड़ा पहले। क्लियर है बच्चा? अब हम एक एक करके इन विचारकों के विचारों को थोड़ा सा नजर डाल देते हैं। जेफरी अलेक्जेंडर आपका पहला विचारक है। आप जेफरी अलेक्जेंडर को देखिए, थोड़ा थोड़ा दो लाइन। जेफरी अलेक्जेंडर, इनकी प्रमुख किताब जो रही नियो फंक्शनलिज्म 1985 में बच्चा, ये वही एडिटेड बुक है जिसको
अमेरिकन सोशियोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस में जो सेमिनार हुआ था 1984 में, उसमें जो लोगों ने अपना पेपर प्रेजेंट किया था, उसी पेपर को संकलित करके एक पुस्तक बनाई गई थी, जिसके एडिटर जेफरी अलेक्जेंडर थे। 1985 में एक पुस्तक पब्लिश हुई, इसका नाम रखा गया नियो फंक्शनलिज्म। यहीं से नव प्रकार्यवाद शब्द का उद्गम होता है। और एक 89 में इन्होंने किताब लिखी नियो फंक्शनलिज्म एंड बियॉन्ड। जेफरी अलेक्जेंडर द्वारा पार्सन्स के विचारों में किया गया संशोधन। इन्होंने क्या संशोधन किया देखते हैं। जेफरी अलेक्जेंडर संघर्ष, विचलन एवं परिवर्तन को पर्याप्त महत्व प्रदान करते हैं। संघर्ष को भी, विचलन को भी और परिवर्तन को भी पर्याप्त महत्व प्रदान करते हैं, और पार्सन्स के विचारों में इसकी उपेक्षा की गई है। जेफरी अलेक्जेंडर समाज की बहुकारकीय व्याख्या पर जोर देते हैं, जबकि पार्सन्स के विश्लेषण में एक कारकीय व्याख्या परिलक्षित होती है, सामाजिक निर्धारणवाद। जेफरी अलेक्जेंडर क्रिया और संरचना दोनों को समाज में महत्व प्रदान करते हैं। पार्सन्स क्रिया और संरचना के द्वैतवाद को पाटने तो चले थे, लेकिन समाज की तरफ, संरचना की तरफ, व्यवस्था की तरफ झुक जाते हैं, दुर्कीम की तरफ झुक जाते हैं। उनकी ये कमी थी। अगला, घटनाओं के अध्ययन में अनुभविक विधियों के साथ साथ समझ और अंतर्दृष्टि को प्रयोग पर भी ये बल देते हैं। इसको पोस्ट पॉजिटिविज्म, उत्तर प्रत्यक्षवाद। डन। निकोलस लुहमान, इतना काफी है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नहीं आएगा बच्चा, बट इन सब के माध्यम से आप अपने आंसर को शानदार कर सकते हो। और इसको एक राउंड हमने पढ़ लिया तो आपको पार्सन्स के बारे में और समझ स्पष्ट हुई होगी। निकोलस लुहमान एक नव प्रकारवादी विचारक हैं, नव पार्सन्सवादी विचारक हैं। इनकी प्रमुख किताब द डिफरेंशिएशन ऑफ सोसाइटी 1982 में पब्लिश हुई, और रिस्क और सोशियोलॉजिकल थ्योरी 1993 में पब्लिश हुई। निकोलस लुहमान ने सेल्फ रिफरेंस तथा कॉम्प्लेक्सिटी, इनकी एक संकल्पना है कंसेप्ट सेल्फ रिफरेंस, मतलब अपने संदर्भ में कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता, और रिस्क की अवधारणा द्वारा पार्सन्स के प्रकारवाद में निहित कमियों को दूर करने का और उसे समकालीन समाज को समझने हेतु प्रासंगिक बनाने का प्रयास किया। निकोलस लुहमान द्वारा पार्सन्स के विचारों में किया गया संशोधन। इन्होंने क्या संशोधन किया बच्चा? पहला, समाज में सामान्य मूल्यों एवं मानकों पर पूर्ण सहमति नहीं होती है। पार्सन्स कहता है सहमति होती है, तभी तो लोग समाज के मूल्यों और नियमों के अनुसार व्यवहार करते हैं। पार्सन्स मूल्य एकमत्यता की बात करते हैं। लुहमान कहते हैं कि मूल्य एकमत्यता होती है, लेकिन 100% मूल्य एकमत्यता नहीं होती है, बल्कि यहां पर मूल्य संघर्ष भी, तनाव भी और विघटन भी होता है, रिस्क। दूसरा, व्यक्ति लुहमान के अनुसार, लुहमान के अनुसार व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्वयं निर्णय ले सकता है, सेल्फ रेफरेंस। पार्सन्स कहते थे कि व्यक्ति समाज के निर्णय के अनुसार व्यवहार करता है। समाज का निर्णय व्यक्ति के सामने प्रतिमान के रूप में विद्यमान होते हैं, वैकल्पिक जोड़े के रूप में विद्यमान होते हैं, और इनमें से किसी एक का चयन करने भर व्यक्ति स्वतंत्र होता है। बस चयन करने भर व्यक्ति स्वतंत्र होता है, और व्यक्ति कोई अपना निर्णय नहीं ले सकता है। उसे करना तो व्यवहार प्रतिमानों के अनुसार ही है। लुहमान कहते हैं व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति है तो स्वयं निर्णय ले सकता है। व्यवस्था को कर्ताओं से बना हुआ न मानकर संचार की इकाइयों से बना हुआ माना जाना चाहिए। कर्ताओं से बना हुआ न मानकर संचार की इकाइयों से बना हुआ माना जाना चाहिए। रिचर्ड मुंच, बुक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्शन थ्योरी, इन्होंने पार्सन्स के क्रिया सिद्धांत को रिकंस्ट्रक्ट किया, संशोधित किया। मुंच ने पार्सन्स के सामाजिक क्रिया सिद्धांत को अपने विश्लेषण का आधार बनाया तथा विभिन्न संदर्भों में इसका पुनर्निर्माण करने का प्रयास किया। और क्या किया? तो पार्सन्स के क्रिया सिद्धांत में आप समझ सकते हो कि समाज को महत्व दे दिया गया था, इन्होंने बैलेंस किया और इस पुनर्निर्मित मॉडल को एजिल मॉडल की संज्ञा दी। ध्यान से देखो, इनका एजिल मॉडल अलग है, एजिल मॉडल का नाम दिया
इसमें मुंच ने कर्ता को और व्यवस्था को समान महत्व प्रदान करने का प्रयास किया, समान महत्व प्रदान करने का प्रयास किया। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है आपको। कभी नहीं आएगा कि मुंच के एजिल मॉडल की व्याख्या कीजिए, नहीं आएगा, बहुत आगे हो गया, ये संभव नहीं है। लेकिन पार्सन्स पूछेगा। अब एजिल मॉडल पूछा, एजिल मॉडल की आलोचना की आपने, और फिर आपने कहा कि इस कमी को दूर करते हुए रिचर्ड मुंच ने सामाजिक क्रिया सिद्धांत के बारे में लिखा, और जब मूल्यांकन निष्कर्ष में कहीं ना कहीं रिचर्ड मुंच का एजिल मॉडल शब्द डाल दिया, जिसमें कर्ता और व्यवस्था को समान महत्व देने का प्रयास किया गया है। पार्सन्स के सामाजिक क्रिया सिद्धांत में पार्सन्स ने क्रिया के बारे में, सामाजिक क्रिया के बारे में मैक्स वेबर और दुर्खिम के विचारों को समन्वित करने का प्रयास किया, या अन्य विचारकों के विचारों को समन्वित करने का प्रयास किया, क्रिया और संरचना के बीच के द्वैतवाद को पाटने का प्रयास किया, लेकिन पाटने में सफल नहीं हुए। लेकिन जब हम महत्व लिखेंगे तो कहेंगे भले सफल नहीं हुए, लेकिन बाद के विद्वानों को इस दिशा में सोचने का उन्होंने अंतर्दृष्टि प्रदान किया। अभिप्रेरक के रूप में उनका एक सिद्धांत काम करता है, जिसको बाद में रिचर्ड मुंच ने इस कर्ता और व्यवस्था के द्वैतवाद को पाटने हेतु अपने एजिल मॉडल के माध्यम से पार्सन्स को संशोधित करके प्रस्तुत किया। या फिर अगर और एक लाइन आगे आओगे, कभी हम आगे बताएंगे, तो एंथोनी गिडेंस ने अपने स्ट्रक्चरिज्म थ्योरी में, उनके सिद्धांत का नाम है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरिज्म, उस संरचना को एक अवस्था के रूप में न देखकर सामाजिक संरचना को एक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, जो निरंतर परिवर्तित होता रहता है। यानी वो क्रिया और संरचना दोनों को महत्व प्रदान करते हैं, और कहा जाता है कि उनके विचार पर भी कहीं ना कहीं पार्सन्स के इस क्रिया सिद्धांत का प्रभाव है। तो यह है बच्चा आपका आफ्टर पार्सन्स, आफ्टर पार्सन्स, आफ्टर पार्सन्स। बीच में अभी कुछ बचा हुआ है, जो मैंने कहा था कि एक बार एक राउंड और मैं ले लूंगा आपके तीनों थिंकर का। आफ्टर थोड़ा लेनिन की चर्चा, थोड़ा स्टालिन की चर्चा, थोड़ा सा फ्रेडरिक जेमिसन की चर्चा, फ्रांसिस फुकुयामा की चर्चा। एक बार मास्ट के बाद किसी दिन मैं इसको चर्चा कर दूंगा, समझा दूंगा। यह है आपका पार्सन्स। आपके सामने सवाल है, एक टॉपिक और रहेगा बच्चा, मैं आपके सामने बस केवल डिस्कस कर देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि बिना पढ़ाए हुए आप लिखोगे। समाज के बारे में, समाज के बारे में मार्क्स और पार्सन्स के विचारों की तुलना बनेगा सवाल। अगर पूछोगे कि तुलनात्मक सवाल कहां, किस संदर्भ में बनेगा, तो यहां पर एक सवाल बन सकता है बच्चा, समाज के बारे में कार्ल मार्क्स एवं पार्सन्स के विचारों की तुलना करना होगा तो क्या करोगे? तुलना का तरीका पता है। सबसे पहले हम समानता की बात करेंगे। हम कहेंगे कि समाज के बारे में कार्ल मार्क्स और पार्सन्स ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। दोनों के विचारों में क्या समानता है? दोनों समाज को कई अंगों से मिलकर बना हुआ एक समग्र के रूप में देखते हैं, कहीं कोई डाउट नहीं है। दोनों घटना के सामाजिक आयामों की चर्चा करते हैं, दोनों समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। टेस्ट 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 मेन अंतर दोनों में क्या अंतर है दोनों में? बट समाज के दोनों के देखने का नजरिया अलग अलग है। मार्क्स का नजरिया द्वंद्ववादी, भौतिकवादी है, द्वंद्ववादी परिप्रेक्ष्य, भौतिकवादी परिप्रेक्ष्य, जबकि पार्सन्स का प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य। इसलिए मार्क्स ने जहां मानव समाज को विभिन्न अंगों से मिला व्यवस्था मानते हुए इकोनॉमी को केंद्रीय महत्व प्रदान किया है, वही पार्सन्स ने समाज को केंद्रीय महत्व प्रदान किया, समाज को केंद्रीय महत्व प्रदान किया है। मार्क्स के विचारों में मानव समाज के विभिन्न अंगों में मूल्य एकमत्यता नहीं, मूल्य विरोध होता है। मूल्यों पर सहमति नहीं होती है, मूल्य विरोध होता है। इन सामाजिक मूल्यों का निर्माण पार्सन्स कहते हैं समाज करता है। समाज अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न अंगों को निर्मित करता है। इन अंगों का निर्धारण समाज के द्वारा होता है। समाज के मूल्यों और नियमों का निर्माण भी समाज करता है, अपनी जरूरतों को ध्यान में रख करके करता है। मार्क्स कहते हैं नहीं, ये समाज नहीं करता है, ये समाज के स्वामी वर्ग के द्वारा होता है, समाज के मुट्ठी भर हैब्स के द्वारा किया जाता है।
समाज के सभी अंगों को स्वरूप समाज के इकोनॉमिक सिस्टम में स्वामी अंग वर्ग के द्वारा किया जाता है। समाज के मूल्य, नियम, मानक समाज द्वारा निर्मित मानक नहीं होते हैं। समाज के स्वामी वर्ग, मुट्ठी भर टॉप क्लास के लोग ही समाज के नियमों, तौर तरीके को विकसित करते हैं। वो जो तौर तरीका विकसित करते हैं वही सामाजिक तरीका मान लिया जाता है। इसलिए इन तरीकों पर ये मुट्ठी भर टॉप क्लास के लोग ही सहमत होते हैं, सारा समाज सहमत नहीं होता है। यानी मूल्य एकमत्यता मानव समाज की केंद्रीय विशेषता नहीं है। मूल्य विरोध मानव समाज की केंद्रीय विशेषता है, क्योंकि इन मूल्यों का निर्माण समाज का स्वामी वर्ग करता है और समाज का वंचित वर्ग इन मूल्यों पर तभी तक सहमत होता है जब तक वो इन मूल्यों के बारे में कंफ्यूज रहता है, जब तक छद्म चेतना का चादर उनके मन मस्तिष्क पर पड़ा रहता है। पर जिस दिन उनमें इस छद्म चेतना का चादर हटता है, वर्ग चेतना का विकास होता है, वो इन मूल्यों और मानदंडों से असहमति व्यक्त करती है और यहीं पर विरोध और आंदोलन की शुरुआत होती है, यहीं पर क्रांति की शुरुआत होती है मार्क्स के अनुसार। क्योंकि पार्सन्स कहते हैं नहीं, मूल्य एकमत्यता, मूल्यों के अनुरूप व्यवहार, मार्क्स के अनुसार विचलन, हटके व्यवहार। पार्सन्स के अनुसार समाज में एकीकरण एवं संतुलन, मार्क्स के अनुसार नहीं, द्वंद्व, संघर्ष, परिवर्तन, क्रांति, ये सब मानव समाज की केंद्रीय विशेषता है। तो मैं एक बार इशारा आपको दे दिया, बहुत कुछ आप जान गए। इसलिए समाज के बारे में कार्ल मार्क्स और पार्सन्स के विचारों की तुलना कीजिए, तुलना कीजिए। एक सवाल मैं आपको होमवर्क के रूप में देता हूं, तुलना कीजिए और मैं देखता हूं कि कौन कितना बेहतर इसको लिखता है। होमवर्क, हाँ, 250 शब्द। डन। एक सवाल आपका होमवर्क के रूप में 250 शब्दों में समाज के बारे में कार्ल मार्क्स और पार्सन्स के विचारों की तुलना कीजिए। डन, कोई दिक्कत नहीं, एक करके आप लोग भेजोगे। एक क्लास टेस्ट एक तरह से आप समझ सकते हो इसको। आपका पार्सन्स खत्म हो गया। वैल्यू एडिशन जो इसमें करना था मैंने कर दिया, 9 प्रकारवाद के बारे में या 9 प्रकारवाद के रूप में, नियो फंक्शनलिज्म के रूप में। अब हम लोग एक बार पार्सन्स पर यूपीएससी द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न देख लेते हैं। सारे प्रश्न लगभग हम लोगों ने देख लिया, कुछ बचा हुआ होगा तो एक बार नजर आ जाएगा। सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में प्रतिमान परिवर्तनों की प्रासंगिकता का विश्लेषण कीजिए, 2020 का एक सवाल है। सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में प्रतिमान परिवर्तनों की प्रासंगिकता का विश्लेषण कीजिए, 2020 में, ये हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद समाज में मुख्य समस्याओं का विश्लेषण करने में पार्सन्स का एजिल ढांचा का किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है, विवेचन कीजिए, 2018 का सवाल है। एजिल मॉडल से ये भी हम लोग कर सकते हैं, विवेचन कीजिए है सी मॉडल में। टॉलकट पार्सन्स के पैटर्न चरों की संकल्पना का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, पैटर्न वेरिएबल का समालोचनात्मक विश्लेषण सी मॉडल में, ये भी हम कर सकते हैं, कर चुके हैं पीछे। टॉलकट पार्सन्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक व्यवस्था की प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाओं का वर्णन कीजिए, एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में विश्वविद्यालय के संदर्भ में इसका परीक्षण कीजिए, ये भी हम लोग कर चुके हैं। विश्वविद्यालय के संदर्भ में मैंने कहा था कि मैं आपको एक बार समझा दूंगा, तो एक सवाल 2016 का है। इसके बाद पार्सन्स के ढांचे में सामाजिक साम्यावस्था इक्विलिब्रियम किस प्रकार से अनुरक्षित रखती है, 2015 का सवाल है। एक टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है सामाजिक परिवर्तन के बारे में, पार्सन्स का सिद्धांत, जो लास्ट में हम लोग सोशल चेंज जब पढ़ेंगे तो वहां पर इक्विलिब्रियम एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सामाजिक परिवर्तन, तो परिवर्तन का संबंध संतुलन से है, इसलिए यहां भी मैं सवाल देता हूं और वहां पर भी सवाल को मैं रखता हूं। ठीक है, नहीं सोशल चेंज नहीं हुआ है बच्चा सोनम, मैंने कहा कि सोशल चेंज को वहां हम पढ़ेंगे, बट लगभग समझ में आ गया, मैं देख लेता हूं। ठीक है, इसके बाद वर्तमान समाज में पार्सनी या पार्सोनियन सामाजिक पद्धति की प्रासंगिकता की परीक्षा कीजिए, मतलब समाज के विश्लेषण में जो पार्सन्स का अप्रोच है,
प्रकारवादी अप्रोच जो पार्सन्स का है, प्रत्यक्षवादी अप्रोच जो पार्सन्स का है, इसका परीक्षण कीजिए। सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा का अर्थ बताइए। परिवर्ती प्रतिमानता पैराडाइम, मैंने कहा कि मर्टन वाला सवाल है, मर्टन से जोड़ के है 2011 का सवाल। सामाजिक व्यवस्था के विश्लेषण के लिए पार्सन्स के योगदान की विवेचना कीजिए और सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में पार्सन्स का योगदान दर्शाइए। इस सिद्धांत की क्या मर्यादाएं हैं, कमियां हैं। पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांत की आलोचना यथास्थितिवाद की अवगुंठित विचारधारा के रूप में की गई है। यह आलोचना कहां तक मान्य और तर्कसंगत है, इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये सवाल भी हम लोग पीछे कर चुके हैं, जब सामाजिक व्यवस्था पढ़े थे तो उसके लास्ट में हम लोगों ने इसको किया था। टिप्पणी आपसे शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है। सर्व मुक्तिवाद बनाम विशिष्ट मुक्तिवाद पर टिप्पणी लिखिए, 2012 का सवाल है। यूनिवर्सलिज्म और पार्टिकुलरिज्म पर टिप्पणी लिखिए। नियंत्रण का संक्रांतरिक साइबरनेटिक सोपान 2010 में सवाल किया गया है, ये अलग जगह पर आएगा बच्चा, इसको छोड़ दो। टॉलकट पार्सन्स का गतिमान साम्यावस्था का विचार 2009 में पूछा गया है, ये पार्सन्स के सामाजिक परिवर्तन के बारे में है। सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में पैटर्न वेरिएबल की प्रासंगिकता 2008 में पूछा गया है, ये भी हम लोग कर चुके हैं। टॉलकट पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था की संकल्पना, व्हाट इज सोशल सिस्टम अकॉर्डिंग टू टॉलकट पार्सन्स, 2007 का सवाल है, कर सकते हैं। सामाजिक व्यवस्था और प्रतिमानचर पैटर्न वेरिएबल 2003 में सवाल पूछा गया है, इसको हम लोग कर सकते हैं। सामाजिक तंत्र की प्रकार्यात्मक समस्याएं, एजिल मॉडल 1999 में पूछा है, इसको भी हम कर सकते हैं। पार्सन्स का संतुलन का विचार, इक्विलिब्रियम का विचार 1992 में पूछा गया है और प्रतिमानचर 1998 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये है आपका पार्सन्स का विचार। पार्सन्स खत्म हुआ। आज का क्लास हम रहने देते हैं, थोड़ा सा आज मन नहीं था पढ़ाने का। आज छुट्टी दो, नेक्स्ट मर्टन का क्लास है, मर्टन का भी 3-4 दिन का क्लास है। 1 दिन या 2 दिन मीड पढ़ाएंगे हम, मीड किसी 1 दिन उत्साह क्लास देकर पढ़ा देंगे तो खत्म हो जाएगा। डन। जो भी हमारे कुछ नए छात्र हैं, कल सुबह छुट्टी रहेगी, क्लास नहीं होगा। कल सरस्वती पूजा है, तो हालांकि अभी दिल्ली मुखर्जी नगर में इस तरह का फंक्शन का आयोजन बहुत ज़्यादा प्रतिबंधित है, बट फिर भी हम लोग संक्षेप में सरस्वती पूजा करेंगे। और सरस्वती पूजा में आप सभी को मैं प्रसाद तो नहीं खिला सकता हूं, लेकिन आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूं। कल सुबह 9 बजे हमारा पूजा फेसबुक लाइव होगा, यूट्यूब लाइव होगा। हमारे अपने बच्चों के लिए कम से कम वहां पर आकर के वो इस पूजा से जुड़ सकते हैं, पूजा में भागीदार हो सकते हैं। ठीक है, तो कल 9 बजे आप लोग उपस्थित होइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आप सभी लोगों को। आप सभी लोगों को हैप्पी सरस्वती पूजा कल के लिए। परसों हम लोग मिलते हैं सुबह में क्लास के साथ, ठीक है। अब परसों का क्लास, अब पीछे का जो पॉलिटी एंड सोसाइटी, तो जो छात्र हमारे लेट से ज्वाइन किए हैं उन छात्रों के लिए, मतलब सभी छात्रों के लिए कल से 2 क्लास चलेगा। एक क्लास परसों से 7:30 बजे से क्लास होगा। राजनीति और समाज जो आपके पाठ्यक्रम में भी दिया हुआ है, हम लोग पेपर 1 यूनिट 1, ध्यान से आप लोग सुनो, हम ब्लॉक बना करके पढ़ाते हैं। सिलेबस में हम डायरेक्ट पेपर 1 पेपर 2 करके नहीं पढ़ाते हैं, आपके समझ की दृष्टि से कुछ कुछ ब्लॉक बना दिए। जैसे पेपर 1 का कुछ चैप्टर है जो पेपर 2 में सिमिलर है, राजनीति और समाज पेपर 1 और राजनीति और समाज पेपर 2 सेम टॉपिक है। पेपर 1 में लोकतंत्र, पेपर 2 में लोकतंत्र, पेपर 1 में राज्य, पेपर 2 में राज्य, पेपर 1 में नागरिकता, पेपर 2 में नागरिकता, पेपर 1 में दबाव समूह, पेपर 2 में दबाव समूह, पेपर 1 में राजनीतिक दल, पेपर 2 में राजनीतिक दल। फर्क यही है कि भारत में लोकतंत्र, भारत में नागरिकता, भारत में दबाव समूह, भारत में राजनीतिक दल, इंडियन कंटेस्ट में इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, और पेपर 1 में जनरल पॉलिटिकल सिस्टम है। तो जब हम लोकतंत्र पढ़ाए, लोकतंत्र पर व्यापक चर्चा किया, उसी समय भारत में लोकतंत्र पढ़ा दिए, तो आपके लिए ज्यादा समझने योग्य होता। इसलिए मैं कुछ जो सिमिलर टॉपिक पेपर 1 पेपर 2 में है, पेपर 1 जनरल और पेपर 2 इंडियन सोसाइटी के कंटेस्ट में, उसको ज्वाइंट करके मैं 3 टॉपिक पेपर 1 का, 3 टॉपिक पेपर 2 का, मानव समाज के बारे में 6 टॉपिक का एक ब्लॉक बनाता हूं, जो कि सबसे बड़ा टॉपिक है सिलेबस का। राजनीति और समाज पेपर 1 और राजनीति और समाज पेपर 2, भारत में राजनीति और समाज। धर्म और समाज पेपर 1 और भारत में धर्म और समाज पेपर 2।
और नातेदारी की व्यवस्थाएं, विवाह परिवार व्यवस्था पेपर 1, और नातेदारी की व्यवस्थाएं, विवाह परिवार व्यवस्था, भारत में विवाह परिवार व्यवस्था, भारत में नातेदारी की व्यवस्थाएं पेपर 2। ये 6 चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर है। इसको क्लब करके मैंने एक क्लास तैयार किया है। तो ये ब्लॉक जो होगा 6 चैप्टर का, ये परसों से 7:30 बजे से चलेगा। परसों से 7:30 बजे से चलेगा। और ये थिंकर का क्लास जो है ये 9:30 बजे से लगातार चलता रहेगा। 7:30 बजे वाला क्लास हमेशा ध्यान देना 2.5 से 3 महीने का ही चलेगा। राजनीति खत्म होगा तो धर्म पढ़ाएंगे, धर्म खत्म होगा तो नातेदारी पढ़ाएंगे, 1-2 टॉपिक और पढ़ाएंगे। समझिए कि आपका एक एक्स्ट्रा बैच है, वो एक्स्ट्रा क्लास है। इस तरीके से मैं दिए हुए समय में थोड़ा ड्यूरेशन क्लास का बढ़ाकर, क्योंकि जल्दी जरूरी है, 5-6 महीने में आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, जरूरी है। लेकिन 1-1 घंटा पढ़ा करके खत्म हो जाए, छोड़ करके टॉपिक खत्म हो जाए। 1500-1600 प्रश्नों पे जो मैं चर्चा करता हूं, ये चर्चा अगर ना करूं तो आप मान के चलो कि आपका पूरा का पूरा तैयारी अधूरा रहेगा। इनको मैं छोड़ूं तो 1-1.5 महीना मेरा समय बचेगा। ये छोड़ने लायक मेरी समझ से नहीं है और ना मैं छोड़ूंगा। तो मेरी क्लास का ड्यूरेशन कम से कम 500 घंटे का है। तो अब इसको 2-2 घंटा पढ़ा करके हम ज्यादा लंबा ले जाए, या जरूरत पड़ने पर कुछ क्लासेस, तो हम लोगों ने यही डिसीजन किया कि हम लोग इसमें कुछ क्लासेस को एक्स्ट्रा क्लास के रूप में पढ़ा दें, तो आपका प्रॉपर टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। तो 9:30 बजे का बैच कंटिन्यूअस चलता रहेगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर नया बच्चा बीच बीच में ज्वाइन करता रहेगा और रोटेशन में जहां उसका पूरा होगा छोड़ के चला जाएगा। और 3 महीने का क्लास, 2.5 से 3 महीने का क्लास एक्स्ट्रा क्लास के रूप में 2-2 घंटे उसे एक्स्ट्रा करना होगा। तो 5 से 6 महीने में उसका सिलेबस खत्म होगा। 5 से 6 महीने में सिलेबस खत्म करने के लिए उसको 2.5 महीने का क्लास एक्स्ट्रा 5 महीना नहीं करना होगा, 6 महीने, उसको 2.5 से 3 महीने ही करना होगा। बाकी उसको 2 घंटे का ही क्लास करना होगा। तो ये हमारे क्लास का शेड्यूल है। कई बार मैंने बताया है, फिर से मैंने बता दिया। तो राजनीति और समाज पेपर 1, पेपर 2 का एक ब्लॉक है। करीब 25-26 क्लासेस है, 27 क्लासेस है। आराम से आप सबको दोनों क्लास करना है, बात हमेशा ध्यान रखना। कोई ऐसा ना सोचे कि 7:30 से 9:30 करके हम फ्री हो गए। आप सभी को दोनों क्लास करना है, आप सभी को दोनों क्लास करना है। ठीक है, आप सभी को दोनों क्लास करना है। आप बस निश्चिंत रहो। मैं जीवन में अफसोस करने का मौका नहीं देता हूं। और जो बच्चा दिल्ली नहीं आया है, मैं जब दिल्ली आया था तो हमारे विषय में कई लोग थे पढ़ाने वाले। जब मैं पढ़ाता हूं तो फिर मैं पढ़ाता हूं। मैं अपने प्रतिस्पर्धी को 19-20 का अंतर नहीं देता हूं कि मैं 20 हूं और वो 19 है। मेरा प्रयास होता है कि मैं 90 रहूं और वो 20 रहे, इतने का डिफरेंस रहे। और आपके लिए भी मैं अपेक्षा करता हूं कि जब आप यूपीएससी का कंपटीशन दो तो अपने प्रतिस्पर्धी से थोड़ा बहुत आगे नहीं, बहुत आगे रखने के लिए चलो। आप टारगेट करो कि हम टॉप 10 में आए, टॉप 20 में आए, टॉप 30 में आए। यहां तो खाली मेंस लिखने की तैयारी, मेंस लिख देना है, पीटी दे देना है, मेंस लिख देना है। ये तैयारी नहीं है बच्चा। टॉप 20 में आना है, ये तैयारी है। टॉप 50 में आना है, ये तैयारी है। टॉप 50 में आना है। हम टॉप की बात नहीं कर रहे, टॉप 50 में आना है। टॉप 50 में आना है। इस लेवल की तैयारी करो। अपने प्रतिस्पर्धी को आप केवल पीछे नहीं, बहुत पीछे रखो। ये आपका जज्बा होना चाहिए, ये आपकी तैयारी के पीछे का उत्साह का लेवल होना चाहिए, ये आपकी तैयारी का प्रारूप होना चाहिए। दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, काहे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। और जब इस जज्बा के साथ, इस उत्साह के साथ टॉप 50 में आने के लिए अगर आपने प्रयास कर दिया, जम की ईमानदारी से प्रयास किया, तो आपको नहीं लगता है कि पीसीएस तो हो ही जाएगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो टॉप 50 में नहीं आए, मान लो आईएएस में नहीं आए, आईपीएस में नहीं आए, एलाइड में कहीं ना कहीं होगा, ये भी कहीं ना कहीं होगा। एकदम किस्मत खराब रहा तो कहीं ना कहीं एसडीएम डीएसपी तो बन ही जाओगे, पक्का गांठ मान लो। इसलिए ये सब चीजों पर सोचो ही मत, बस यही सोचो कि कैसे टॉप 50 में आना है। और टॉप 50 में आने का पहला मंत्र है कि जो सिलेबस है उसको मैक्सिमम पढ़ जाओ,
समझ के स्तर पर एकदम आत्मसात कर लो। दूसरा स्टेज है लिखना, लिखना, लिखना। जो तुम्हारे अंदर तुमने जो नॉलेज को एसिमिलेट किया है, उस नॉलेज को प्रेजेंटेशन पर के लेवल पर ले आओ, बेस्ट प्रेजेंटेशन के लेवल पर ले आओ, शानदार प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करो। आराम से घर में सो, रिजल्ट दौड़ के तुम्हारे पास आएगा, नौकरी दौड़ के तुम्हारे पास आएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी। इस बात को गांठ बांध दो। आदमी से बड़ा कोई चीज नहीं होता है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, मिलते हैं।